अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड पाया जाता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटरएटॉमिक फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर और स्टेट। इन तीन चीज़ों पे हमारा जो होता है वो डिपेंड क्या करता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द ट्रेंड इन मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट सिमिलर। हमारे पास सिमिलैरिटी कोई एक ट्रेंड फॉलो नहीं करते पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम देखते किस तरह से, इन ग्रुप 3A द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड। ग्रुप नंबर 3A का कोई रेगुलर ट्रेंड है ही नहीं। ग्रुप नंबर 4A जो है ये बिल्कुल हमारे एस ब्लॉक की तरह बिहेव करते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होती है are observed, it is because strength of intermolecular tends decrease down the group। तो हमारे पास डाउन द ग्रुप इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा होता है, जैसे हमारे पास एस ब्लॉक में हो रहा था, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा था, यहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती है। अब ग्रुप नंबर 5A और 6A की बात देखी जाए, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, इज बिकॉज व्हेन इट इज अ स्ट्रक्चर चेंज फ्रॉम डिस्क्रीट स्टेट टू एग्रेसिव स्टेट, gas state to solid state. As a result of it, the intermolecular forces increases, hence melting and boiling point increases down the group। यहाँ पे जैसे हम नीचे नीचे जाते हैं ग्रुप के, तो हमारे पास जो स्टेट है वो चेंज हो रही होती है। डिस्क्रीट स्टेट गैस स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। जब स्टेट डिफरेंट होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास सॉलिड्स की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी, इंटर एटॉमिक फोर्सेज होंगी, वो स्ट्रॉन्ग होंगी। स्ट्रॉन्ग क्यों होंगी? क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में ज़्यादा करीब है, तो ऑब्वियसली उनको ओवरकम करना, स्टेट चेंज करना विल बी ज़्यादा उसकी एनर्जी लगी। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या हो रहा होता है, यहाँ पे डाउन द ग्रुप हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होता है। दैट इज द अपोजिट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारे पास जो है एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से हमारे पास जो है वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप किस तरह से इंक्रीज हो रही होती है। तो हमारे पास इस डायरेक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हो रही होती हैं, जिस जहाँ पे हमारे पास एरो है यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, और जहाँ पे हमारे पास टेल है वहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास एक जनरल चार्ट है जो हमें बहुत जनरलाइज तरीके से बता रहा होता है, आम तरीके से बता रहा होता है किस तरह से जो ग्रुप ट्रेंड्स है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा जो है हमारा ग्रुप ट्रेंड्स का टॉपिक। और जो भी मुश्किलात हों, यू कैन ऑलवेज रिवाइंड द वीडियो एंड कमेंट, जिससे आपकी जो मसले होंगे ग्रुप ट्रेंड्स में वो हल हो जाए। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ग्रुप ट्रेंड्स के बाद फिर हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं ऑन दी केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं किसके, एस ब्लॉक के। अगर हम देखें रिएक्शंस जो है केमिकल एस ब्लॉक के, स्टार्ट विद द रिएक्शंस विद नाइट्रोजन। रिएक्शन विद नाइट्रोजन में हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बनी हुई है। हमारे पास जनरल इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, m प्लस एन टू हीट होती है M3N। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्कली मेटल्स हैं, 6 अल्कली मेटल विल रिएक्ट विद 2 नाइट्रोजन एटम, M3N बनेगा हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास ये एक इसकी एक एग्जांपल दी है सोडियम नाइट्राइड की। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी हमारे पास जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा N2, देन दिस विल बी फॉर्म। ठीक है ना भाई। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हमारे पास हमारे पास देख रहे हैं, अगर हम एक अल्कली मेटल पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, +1 का, और एक नाइट्रोजन पे होता है -3 का। यहाँ पे N2 है हमारे पास, तो -3 × 2 तो -6।
-6 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए होगा, +6। तो जब भी हम यहाँ पे 6 सोडियम लेते हैं और नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास जो होता है, अगर आपको बच्चा वैलेंसी याद होंगी तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है, मतलब बेसिक केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक के आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। यहीं पे देखा जाए तो अल्कलाइन अर्थ मेटल और हमारे पास फॉर्म नाइट्राइड हैविंग फॉर्मूला M3N2, ठीक है। तो यहाँ पे M3 क्यों चाहिए होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास जो एक मेरे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, इसकी जो होती है, सॉरी माइनस नहीं, प्लस प्लस मेरे पास +2 इसकी वैलेंसी होती है और नाइट्रोजन की N2 की पूरी की -6 होती है, जैसे हमने ऊपर करके दिखाया है। तो हमारे पास इसको, क्योंकि जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड जो बनता है, दैट शुड बी न्यूट्रल, तो इसलिए हमारे पास ये वैलेंसी के खेल से हमारे पास ये केमिकल फॉर्मूला बनता है। देन वी हैव हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए भी हमारे पास, हैलोजेंस के आपको पता है, एक जो होता है हैलोजन पे, हैलोजन 7 एक है तो उनका -1 होती है उनकी वैलेंसी, ठीक है ना, -1 + 1, ठीक है। तो हमारे पास -1 + 1 दैट इज द mx, ठीक है। तो mx, जहाँ पे m है हमारे पास अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1a, तो हमारे पास सिंपल ये 2 सोडियम, एक क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है NaCl NaBr। यहाँ पे सेकंड में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एम जो है यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, +2 होती है इनकी वैलेंसी। तो हैलोजन की एक की होती है -1। टू फॉर्म अ न्यूट्रल कंपाउंड इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 हैलोजन्स लगने होंगे। जब 2 हैलोजन्स होंगे दैट विल बी -2, और वो +2 को काउंटर करके एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देंगे इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा होता है। फिर हमारे पास जो है रिएक्शंस हैं किसके साथ भाई, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ हमारे पास अल्कली मेटल जब रिएक्ट करते हैं, या तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, या पर ऑक्साइड बनाते हैं, या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा भाई, तो हमारे पास पर ऑक्साइड में हमारे पास क्या होता है, सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, नॉर्मल ऑक्साइड में जो वैलेंसी होती है वो -2 की होती है। पर ऑक्साइड में हमारे पास एक ऑक्सीजन पे -1 होता है, 2 ऑक्सीजन पे -2 होते हैं। और हमारे पास इस तरह से सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे जो होता है -½ होता है, और 2 ऑक्सीजन पे हमारे पास -1 की वैलेंसी होती है, ठीक है ना। तो लिथियम ऑक्सीजन से मिलती है, तो लिथियम ऑक्साइड, जब ऑक्साइड लिखा है तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है। यहाँ पे हमारे पास पर ऑक्साइड है और हमारे पास सुपर ऑक्साइड है। अगर हम वैलेंसीज चेक करें तो हमारे पास जो है सोडियम, और इसकी एक सोडियम पे कितनी होती है, +1, यहाँ पे 2 है तो +2 हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे ये न्यूट्रल है O2 के साथ, तो पूरे O2 पे इसका मतलब क्या होगी, -2। पूरे O2 पे जब -2 हो तो वो क्या कहलाती है, पर ऑक्साइड, ठीक है। और सुपर ऑक्साइड कब कहलाती है, जब पूरे O2 पे, यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम के ऊपर +1 वैलेंसी होगी, और पूरे ऑक्सीजन पे O2 पे -2 है, तो ये क्या है, सुपर ऑक्साइड हैं जब इनकी वैलेंसीज बराबर हैं। और नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड के O2 नहीं होती है, हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड जो होती है पोटेशियम की, वो इस तरह से बननी होती है, ठीक है ना। अच्छा भाई, यहाँ पे बेरियम पर ऑक्साइड है। बेरियम पर ऑक्साइड जो है वो कैसे होगी भाई, बेरियम पर ऑक्साइड,
क्योंकि पर ऑक्साइड पे क्या होता है, पूरी पर ऑक्साइड पूरे ऑक्सीजन O2 पे क्या होगा -2, और हमारे पास बेरियम पे कितना होता है +2, तो BaO2 विल बी द बेरियम पर ऑक्साइड। सही है ना भाई। अच्छा, देन वी हैव वाटर। अच्छा, हमारे पास जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ, वो जो होता है वो बहुत बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो हमारे पास जो भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल, दे रिएक्ट एक्सोथर्मिकली। एक्सोथर्मिकली इतना होता है कि एक्सप्लोजन होता है बाकायदा, जब हमारे पास ये मेटल्स जो होते हैं ये वाटर के अंदर डाले जाते हैं, सोडियम और कैल्शियम, तो ये हमारे पास रिएक्ट ये बनाते हैं क्या, बेसिस बनाते हैं। हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ये बेसिस बनाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है। अच्छी खासी जो होती है वो हीट निकलती है इन रिएक्शंस में से, ठीक है ना। तो हमारे पास जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे पास बहुत एक्सप्लोसिवली वायलेंटली रिएक्टेड टू फॉर्म बेसिस। तो ग्रुप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स या बेसिस बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे होते हैं। हमारे पास सबसे पहली जो एक्सट्रैक्शन है दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल वाया डाउन प्रोसेस। डाउन प्रोसेस से हम क्या कर रहे होते हैं, सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। Extraction of sodium from NaCl normally is more difficult because sodium NaCl in aqueous solution gives NaOH in fused form, that which takes place at 801 degree centigrade. The ions becomes violent and react with the electrode. अच्छा भाई, यहाँ पे जो डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी ये इसका सबस्क्रिप्ट में नहीं सुपर स्क्रिप्ट में होगा डिग्री। अच्छा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हम NaCl में से Na को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इतना मुश्किल प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, डाउन प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, हम कोई आसान सा प्रोसेस क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि सिंपल है ना, NaCl है तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं Na जो होगा हमारे पास कैथोड पे आ जाएगा, Cl इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइसिस दो फॉर्म में हो सकती है, या तो एक्वस में या तो फ्यूज में। एक्वस में अगर हम करेंगे तो ये सोडियम जो होता है ये वाटर के साथ लिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है ना। अगर फ्यूज फॉर्म मतलब इसको पिघला के करेंगे, अलबत्ता फ्यूज फॉर्म तो होती है 801 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलो, जब हमने फ्यूज इतने हाई टेम्परेचर पर कर लिया तो ये क्या होते हैं, बहुत वायलेंट हो जाते हैं, और ये रिएक्शन देना शुरू हो जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन जिस मटेरियल का बना होता है, और उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाते हैं। तो फ्यूज फॉर्म में इतने हाई टेम्परेचर पे दे बिकम वेरी अनस्टेबल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डाउन प्रोसेस अडैप्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, to overcome these difficulty, down process is adapted and a mixture of CaCl2 is used to lower the melting point to 600 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता है जब भी हम इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं किसी भी चीज़ में तो उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में भी आप पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होता है, आपके पास उसका जल्दी उबाल आ जाता है ना। इसी तरह से आप जब इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं किसी भी चीज़ में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हम फ्यूज फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं बट हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, हम CaCl2 मिक्स कर रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अच्छा, देन वी हैव दी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप जो है डायग्राम और कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं। हमारे पास कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ स्टील, तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंटेनर होता है दैट इज ऑफ स्टील, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, या हमारे पास जो है ये जो थोड़ा बीक शेप में भी हो सकता है, या रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या ये इंक्लाइंड हो सकता है टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इनसाइड ऑफ द टैंक इज लाइन विद ब्रिक्स। हमारे पास 5 ब्रिक्स जो होती हैं हम उनको लाइन की हुई होती हैं हमारे पास कंटेनर के, क्योंकि अगर सिंपल मेटल होगा, स्टील होगा, वो 600 डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा। तो हम हमेशा उसका फ्रेम बनाने के लिए हम स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम जो उसको इंसुलेशन दे रहे हैं वो किससे होते हैं, 5 ब्रिक्स से। ये बहुत जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं या ये जो होती हैं बहुत ज़्यादा हीट अपने आकर स्टैंड कर सकती हैं। तो हमारे पास जो भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एनोड क्या है, हमारे पास ग्रेफाइट रॉड विच प्रोजेक्ट सेंट्रली अप थ्रू द बेस ऑफ द
सेल। तो हमारे पास जो एनोड है दैट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो हमारे पास क्या है, बेस से निकल ली है और प्रोजेक्ट कर रही है बीच में। कैथोड इज अ रिंग ऑफ आयरन विच सराउंड्स दी एनोड। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कैथोड क्या है, रिंग ऑफ आयरन है, सही है। ठीक है, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये जो आयरन है ये आपको जो है ये ऐसा है कि ये हमें एक कट सेक्शन दिखाया जा रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनली कट किया है। हमारे पास पूरा बंद बॉक्स होगा, तो हमारे पास पूरे बंद बॉक्स में जो होगा उसके अंदर, बॉक्स के अंदर एक पूरा सर्कल होगा कुछ इस तरह का। ठीक है ना, तो ये हमें ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एल एस कटा हुआ है, तो ये हमें ये जो सर्कल है ये सर्कल नज़र नहीं आ रहा, ये रिंग नज़र नहीं आ रहा, बस ये रिंग का जो हमें हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। 2D डायग्राम है ना ये। ठीक है, तो हमारे पास रिंग ऑफ आयरन विच सराउंड्स एनोड होता है। अगर आप पिक्चर्स देखें तो गूगल पे, तो आपको नज़र आ जाए किस तरह से रिंग होता है। The anode and cathode are separated from each other by a cylinder steel gauze diaphragm, so the sodium and chlorine are kept apart. तो हमारे पास क्या होता है, ये बीच में हमारे पास एक डायफ्राम होता है जो दोनों को सेपरेट कर रहा होता है, ये आप देख रहे हैं, दैट इज द डायफ्राम जो सेपरेट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, स्टील गॉज है हमारे पास, गॉज कह लो छन्नी की तरह जो एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अ बेल शेप हुड इज सबमर्ज ओवर द एनोड, हमारे पास एक बेल शेप हुड होता है, वो सबमर्ज होता है एनोड के अंदर। सबमर्ज का मतलब क्या है, यहाँ तक हमारे पास मोल्टेन या फ्यूज्ड NaCl भरा हुआ है, और हमारे पास ये ऊपर से जो है हमारे पास एक इनलेट है, एक एग्जॉस्ट पाइप की तरह ये हमारे पास निकला हुआ है। ठीक है ना, जैसा आप देख सकते हैं। अच्छा भाई, ये डायग्राम अगर हम और बहुत देखें, क्योंकि हमारे पास आपको पता है NaCl टूटेगा तो Na और Cl में टूटेगा, तो जो जो आपके पास Cl होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में जब आप करंट पास करेंगे तो Cl जो टूटेगा, ये Cl जो है ये एनोड पे जाके न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज होके ये क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। जब ये गैस बनाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाके हमारे पास कलेक्ट होना, गैस होगी तो वो ऊपर लिबरेट होगी, वो ऊपर जाएगी, और वो जो है यहाँ से किसी कंटेनर के अंदर या ट्यूब के अंदर वो कलेक्ट हो जाएगी, क्लोरीन गैस भी बन गया हमारे पास। साथ साथ में ये जो सोडियम है, सोडियम और कैल्शियम हमारे पास दोनों जो होंगे, यहाँ पे कैल्शियम दिखाया नहीं जा रहा लेकिन कैल्शियम भी होगा, सोडियम और कैल्शियम दोनों हमारे पास किस पे आएंगे भाई, कैथोड पे आएंगे। यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जो है ये कलेक्ट हो जाएंगे अलग से लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। सोडियम और क्लोरीन ऑब्वियसली हमारे पास एक साथ बनेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ी देर छोड़ देंगे तो डेंसिटीज के फर्क से हमारे पास ये सेपरेट हो जाएंगे और इसको हम सेपरेट कर सकेंगे। वर्किंग देखते हुए, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन मिक्सचर ऑफ NaCl एंड CaCl2, NaCl डिकम्पोजेज इनटू Na and Cl आयन। जैसे हमने बोला था, करंट पास होगा तो हमारे पास दोनों आयन, जो पूरा सॉल्ट है वो आयन की फॉर्म में टूट जाएगा, सोडियम और क्लोराइड आयन में, और सोडियम आयन माइग्रेट्स टुवर्ड्स कैथोड वाइल क्लोराइड आयन माइग्रेट्स टुवर्ड्स एनोड। वही बात है, एनाइन एनोड की तरफ जाएगी, कैटाइन कैथोड की तरफ जाएगी। द मोल्टेन सोडियम कलेक्टेड इन cathode compartment, when it rises to the top, it is tapped off by a pipe. Chlorine is collected on at the anode. तो हमारे पास वही है कि मोल्टन सोडियम मतलब लिक्विड फॉर्म में हमारे पास सोडियम जो होगा वो कलेक्ट होगा, एंड द मोल्टन सोडियम कलेक्ट्स इन कैथोड कंपार्टमेंट। ठीक है ना, हमारे पास कैथोड में कलेक्ट होगा, और वो व्हेन इट राइजेस टू द टॉप, जब वो टॉप तक राइज होगा, जैसे आप पीछे बैक बैक जाके आप डायग्राम दोबारा से देख सकते हैं, एंड इज टैप्ड ऑफ बाय अ पाइप। पाइप से वो एक तरह से नलका लगा होगा, उसको आप खोलेंगे तो वो वहाँ से मोल्टेन सोडियम निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें रिएक्शन NaCl जो होगा वो टूटेगा दो Na में और Cl में। हमारे पास कैथोड पे क्या हो रहा होता है, ये सिंपल इक्वेशन है, दो सोडियम होंगे, एक सोडियम होगा, हमें सोडियम को न्यूट्रल फॉर्म में करना है। ठीक है, ठीक है, अभी ये इसको प्लस है तो इससे इलेक्ट्रॉन छिने हुए हैं, तो हमें इसको इलेक्ट्रॉन देने होंगे तो ये न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, और अगर हमारे पास क्लोरीन जो है ये -2 फॉर्म में, इसको हमें न्यूट्रल फॉर्म में करना है ताकि गैस फॉर्म में जाए, तो हमें क्या करना होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। इलेक्ट्रॉन निकालना इज ऑक्सीडेशन।
ठीक है, अगर आपको याद होता है इसके लिए भी एक न्यूमोनिक होता है हमारे पास, दैट इज हमारे पास एक निमोनिक होता है, इसको याद करने के, दैट इज ऑयली रिग। ठीक है, ऑयली रिग हमारे पास होता है। ऑयली रिग अगर इसको तोड़ के देखें तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे आप याद कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कि किस तरह से हम कह रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन तो होता है, इसको हम क्या करते हैं, देखें अगर हम इसको इक्वेशन की तरह फिर इसको डील करते हैं, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन, सही है, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये रहा मेरा पॉइंटर, यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है ना, जब कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी।